कांग्रेस का कल्चर ये है, सब ऐसा नहीं है, मेरे कह नहीं रहे, वो कहलवा रहे। नहीं, कांग्रेस का कल्चर ऐसा है कि बुरा हो तो नेताओं कार्यकर्ताओं के सर, अच्छा हो तो गांधी परिवार के सर। अब खुर्शीद साहब को उठा के देख लीजिए आप, इस बात का विशेष ध्यान, खुर्शीद साहब को उठा के देखिए आप, इतनी बड़ी बात होगी, इलेक्शन कमीशन ने इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट किया उनके अगेंस्ट, मत यहाँ तक के माननीय राष्ट्रपति तक बात सवाल जिस तरह से बीजेपी ने उठाकर वाकई वो चाह रहे हैं, आप चुटकुला मात्र कह रहे हो, लेकिन बयान इस समय जब देते हैं तो क्या लोग कहेंगे, क्यों नहीं उनको कुछ कहा जाए? देखिए उन्होंने क्या कहा जिस बात पर हम इतना उत्तेजित हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा, जोड़ना चाहूंगा, इमाम बुखारी, शरद जी आपके पास, इमाम बुखारी और मोहन भागवत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अनुसार कम्युनलिज्म कोई भी फैलाए, वो चाहे हिंदू कम्युनलिज्म हो, वो चाहे मुस्लिम कम्युनलिज्म हो, सांप्रदायिकता किसी भी प्रकार की हमारे लिए एक सिक्के का दो पहलू है। वही बात उन्होंने कहने की एक आइडियोलॉजी को दूसरे तरीके से कहने कि हम सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं, कोई भी चाहे हिंदू कम्युनलिज्म या मतलब इतने अपने आइडियोलॉजी को इतने हल्के ढंग से लेते हैं कि आइडियोलॉजी की बात करने वाले को चुटकुलाबाज बोल देते हैं। चुटकुला तो सत्यदेव जी खुद ही उस बात को कह रहे हैं कि ये कांग्रेस है। उनके बयान के दो हिस्से थे, पहले हिस्से पर मैंने चुटकुला ही कहा है और अभी भी कह रहा हूं, दूसरे हिस्से पर आपने चूंकि एक्सप्लेनेशन पूछा सबसे, मुझसे भी पूछा, इसलिए मैंने कहा कि कम्युनलिज्म चाहे वो हिंदू कम्युनलिज्म हो चाहे मुस्लिम कम्युनलिज्म हो, कम्युनलिज्म के खिलाफ है कांग्रेस और उसी आइडियोलॉजी को उन्होंने, इमाम बुखारी कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने अनेक बार जिस तरह की बातें सार्वजनिक मंचों से कही है वो कम्युनल, बेशक कम्युनल है वो बातें, और इसलिए हम किसी भी कम्युनल बात का समर्थन नहीं कर सकते किसी व्यक्ति का भी। जी शरद जी, निधि जी आप उठा के देखिए कांग्रेस को, कहीं 4.5% के आरक्षण की बात करते हैं, कहीं उनके खुर्शीद साहब 9% की आरक्षण की बात करते हैं, ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? ये कम्युनलिज्म नहीं है, क्या कहेंगे इसको? ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये बैकवर्ड्स को आगे बढ़ाने का हमारा कमिटमेंट है, और वो बैकवर्ड्स को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो बात हम नहीं कर सकते। दूसरों को देखा सिर्फ चुनाव आयोग पर क्यों माफी मांगनी पड़ी? जो चीज हमारे मैनिफेस्टो में है वो हम सार्वजनिक मंच में क्यों नहीं कह सकते? माफी किस बात की माफी? उन्होंने माफी किस बात की मांगी ये वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने अगर मांगी आप उनकी वकालत करेंगे तो ये नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस में डिफरेंट रोल प्लेयर हैं, डिफरेंट बातें करते हैं, एक बात करता है दूसरा माफी करता है तीसरा डिनाई करता है, फिर कांग्रेस पार्टी कुछ ही पलों में एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। क्या हमारे नेता मन मुताबिक बयान दे देते हैं, उसके बाद जब सफाई देनी पड़ती है तो बच निकलते हैं चुनावों के दिनों में? हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के लिए 57% मतदान हुआ है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अब तक जो चुनाव हुए हैं यहाँ पर मतदान हुआ है, मुद्दे क्या होंगे? क्या विकास का मुद्दा सतही तौर पर नेता दोहराते रहते हैं और वाकई जाति और धर्म असली मुद्दा रहता है जिसके आधार पर आगे बढ़ते हैं? शरद प्रधान हमारे साथ बने जी। शरद जी, मेरा मानना यह है, जो आप कह रही हैं मुद्दों की बात, ये नेता लोग इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई मुद्दा ना बन सके जो उनके लिए मुश्किल हो, पर्टिकुलरली विकास या करप्शन, जिससे लोगों को जिसकी बड़ी जरूरत है विकास की, और भ्रष्टाचार के लोग खिलाफत है। अब आप इसी से देख लीजिए कि अन्ना हजारे के मूवमेंट को डैमेज जिस तरह से किया सिस्टमैटिकली, मैं ये चतुर्वेदी साहब की बात से बड़ा एग्री करता हूं कि उनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस मामले में सीरियसली लेना पड़ेगा दिग्विजय सिंह साहब को। उन्होंने सिस्टमैटिकली इस मूवमेंट को खत्म किया, उन्हें लगा कि लोग इससे बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहे थे, उन्होंने सबसे पहले रामदेव को डिसमिस किया एज ए ठग, हालांकि वो लादेन को लादेन जी बोलते, चलिए दैट इज अ डिफरेंट इशू। दूसरा, उन्होंने उसके बाद जब अन्ना हजारे को, जब उनको कुछ नहीं मिला अन्ना हजारे के खिलाफ, तो उन्होंने अन्ना हजारे को ब्रांड कर दिया आरएसएस, बोल के उन्होंने आरएसएस की ही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी। आरएसएस के तरीका है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानने लगेंगे। तो आप देखिए कोई, और बाद में मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में जिस तरह लोकपाल बिल को पास नहीं होने दिया गया, उसमें बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर इंश्योर किया कि बिल पास ना हो, भ्रष्टाचार मुद्दा ना बन सके, ढूंढ के छोटी मोटी बातें। तो भ्रष्टाचार मिटाना है, नेताओं के जहन गंभीर नहीं है। अशोक जी आपसे पूछूंगी इस पर, इशू ना बन पाए,
कोई इंटरेस्टेड नहीं है। नेता किसी पार्टी के इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर इस सरकार ने, यूपीए की, जितना काम किया है इसके पहले की किसी भी सरकार ने, किसी भी केंद्रीय सरकार ने इसके पहले भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतने कड़े कठोर कदम और प्रभावी कदम नहीं उठाए। ये बात सही है कि हम लोकसभा से तो उसे पास करा सके, लेकिन राज्यसभा में चूंकि कांग्रेस का बहुमत नहीं है, इसलिए हम राज्यसभा में उसे पास नहीं करा पाए। लेकिन महज इसलिए कि हम राज्यसभा में उसे पास नहीं करा पाए, इसलिए कांग्रेस की नीयत पर शक किया जाए, मैं समझता हूं ये अनफेयर है। आप कह रहे हैं अनफेयर है, लेकिन यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीए के कार्यकाल में जितना काम अदालत ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। अगर अदालतें बिल्कुल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीए 2 को और सरकारों को इस तरह से नहीं लताड़ती तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अन्ना के पूरे आंदोलन को सारे राजनीतिक दल हवाबान हरडे बनाकर खा गए, हजम कर गए, पूरी की पूरी चूरन बनाकर खा गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई बात करने, शरद जी ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अन्ना के मुद्दे पर, काले धन के मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन मुद्दों पर कोई निश्चित नहीं है कि उन पर काम होगा कि नहीं होगा। जो अहम मुद्दे हैं, जो देश को खोखला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना की टीम तो पूरी यूपी जाने की बात शुरू से कहती रही, आज वहीं पर है भी, पर अब वो उसे मुद्दा अगर नहीं बना पाए तो इसमें हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने जिस तरह से दिग्विजय जी ने, जिस तरह से शरद बता रहे थे, समझा रहे थे कि एक तरह से दिग्विजय सिंह का शुरू से ही प्रहार रहा था अन्ना टीम पर कि वो आरएसएस की बैकिंग समर्थक रहे। नहीं, तो दिग्विजय सिंह ने वही कहा जो उनके पास जानकारियां हैं, और अगर उन्होंने वो जानकारियां सार्वजनिक रूप से कही तो इसमें गलत क्या था? तो देखिए, ये कांग्रेस की नीयत शुरू से साफ नहीं थी, जानकारी नहीं है, जहां तक मैं उसमें बोलना चाहूंगा। जहां तक अभी सत्येंद्र जी ने कहा, मैं इसमें बताना चाहता हूं, उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जितना काम भ्रष्टाचार के ऊपर इस सरकार ने किया, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया, ये तो बिल्कुल मैं शरद जी के बात से सहमत हूं। नहीं, सबने साफ कर दिया, कोर्ट के कानून है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसमें दोनों पर कंपटीशन चलता है। चलिए फिलहाल करना चाहूंगा, चलिए उन्होंने इन्हें उजागर किया। चलिए फिलहाल आपने अपनी बात कही, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कहे तो कहे, कम से कम बीजेपी तो भ्रष्टाचार की बात, इसीलिए मेरी बात से कंक्लूड करिए कि दो एक कॉमन इशू है, दोनों में कंपटीशन है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। समझना चाह रहे थे कि क्या विकास वाकई एक सतही तौर पर नेता बोलते हैं और जो असली मुद्दे जो देश को खोखला कर रहे हैं, जनता को खोखला कर रहे हैं, वो बनेंगे मुद्दा की नहीं, वो फिलहाल हमें 6 मार्च को पता लगेगा। लेकिन जाते जाते आज विकास की बात कुछ महिलाओं ने की, आइए उनको सुनते हैं। नमस्कार। चला सखी मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, नलका चाहिए, चला सखी